Hello students, I am CS Shweta and today is your fourth session of CMA Inter paper number 12 Accounts and Audit Part B Audit, right? तो आपको पता है कि आपका CMA Inter का पेपर नंबर 12 जो है वो है अकाउंट्स एंड ऑडिट और उसमें दो पार्ट्स हैं. पार्ट ए इज अकाउंट्स एंड पार्ट बी इज ऑडिट. सो पार्ट बी ऑडिट आई विल टेक इन CMA Inter पेपर नंबर 12. तो हमारे पार्ट बी ऑडिट में हमारा जो स्टडी मटेरियल है जो CMA इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड करा है उसमें 2 स्टडी नोट हैं जो पार्ट बी ऑडिट में आते हैं. इसका मतलब पहले 5 स्टडी नोट आपके अकाउंट्स के हैं और 6th और 7th स्टडी नोट इज ऑफ ऑडिट. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है स्टडी नोट नंबर 6 एंड स्टडी नोट नंबर 7 इज योर ऑडिट. So study note number 6 में it's all about auditing concept. Study note number 7 में it's all about provision relating to audit under Companies Act. So this is the broad classification of your syllabus in audit, which is 50 marks. ठीक है, देखने में आपको लग रहा है कि 50 मार्क्स के 2 ही स्टडी नोट्स हैं, बहुत सिंपल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. स्टडी नोट नंबर 6 में खाली 3 सब यूनिट्स हैं, स्टडी नोट नंबर 7 में 4 सब यूनिट्स हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसान है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, समझने वाली हैं, समझ में आएंगी तभी आप लिख पाएंगे एग्जाम में. सो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन योर ऑडिट ऑल्सो. कभी कभी हम लोग अकाउंट्स में स्टक हो जाते हैं प्रैक्टिकल में. एट दैट टाइम इन दिस सब्जेक्ट ऑडिट विल हेल्प यू. सो गाइज, ऑडिट में आपको समझना बहुत ज़रूरी है. टॉपिक्स को समझ जाएंगे तो आराम से लिख पाएंगे, राइट? एंड माई वर्क इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक. सो प्लीज़ बी विद मी टू स्टडी एंड एक्सेल इन ऑडिट. सो इन स्टडी नोट नंबर 6 आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे हमने स्टडी नोट नंबर 6 स्टार्ट कर लिए थे पहले सेशंस में ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट में. आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है एक बार देखिए. सो वी हैव स्टडी नोट नंबर 6 में हमने इवोल्यूशन ऑफ ऑडिट, हमने ऑडिटर, मीनिंग ऑफ ऑडिट, ये सारी बातें कर ली थी. नेचर ऑफ ऑडिटिंग, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑडिट, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑडिट इन्वेस्टिगेशन, we have talked about objectives of auditing. ये हमने लास्ट सेशन में सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तक कवर किया था. आज जो हमें करना है वो है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट. बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट. प्रिंसिपल्स, व्हाट आर प्रिंसिपल्स? व्हाट आर प्रिंसिपल्स? जैसे हम बोलते हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल, मैं ब्राइब नहीं लूंगी, रिश्वत नहीं लूंगी, मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है. मैं किसी मतलब somebody who is elder than me, मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं. प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट योर वैल्यूज. प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट द स्टैंडर्ड जो आप सेट करते हो अपने लिए. ये तो आपके पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं. वैसे ही ऑडिट करते समय ऑडिटर भी कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हैं ऑडिट करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स देखिए एक बार. As you can see, basic principles governing an audit. Standards on auditing 200, just a second. Standards on auditing 200 issued by ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, gives the following principle that govern auditors' responsibilities. Guys, सबसे पहले ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट, ऑडिटिंग रूल्स, ये सब ICAI ने निकाला है बिकॉज फाइनेंशियल ऑडिट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है. एंड द प्रोफेशन ऑफ CA इज गवर्न्ड बाय ICAI, राइट? तो यहाँ पे देखिए व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट. पहला, ऑडिटर को ऑडिट करते समय इन सारे प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना चाहिए. पहला, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. The auditor should be straightforward, honest, sincere and free from any influence on his audit work. He should maintain impartiality and be free from any interest. तो इंटीग्रिटी का यहाँ पे मतलब है कि वो सबको साथ लेके चले, अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट रखे और इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, ना ही किसी से इन्फ्लुएंस हुए. ऑडिटर को ऑडिट करते समय कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल भी यूज करना चाहिए. उनको बिल्कुल भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए किसी को भी बिना क्लाइंट के परमिशन के. ऑडिटर को एक पर्टिकुलर स्किल और कंपिटेंस की जरूरत पड़ती है वाइल कंडक्टिंग ऑडिट. उनके पास वो ट्रेंड, एक्सपीरियंस और कंपिटेंसी होनी चाहिए ऑडिट करते समय. आप ऑडिट कर रहे हैं और आपके जो आप सुपरवाइज कर रहे हैं और जो भी काम आपके कोलीग, सबऑर्डिनेट्स या दूसरे ऑडिटर कर रहे हैं, आप उसको कंसिडर ज़रूर करिए पर पूरा उस पर
क्या कहते हैं, आप निर्धारित नहीं हो, मतलब पूरा रिलायबल नहीं हो सकते। जैसे मैं ऑडिटर हूँ, मुझे अपना कोई व्यू देना है, तो ये नहीं कि मैं दूसरे का व्यू सुन के अपना व्यू बना लूँ, नहीं, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन व्यू। तो मुझे दूसरे की सुननी ज़रूर है, दूसरे ने क्या काम करा ऑडिट में देखना ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं व्यू देते समय मुझे अपनी ही व्यू पॉइंट को कंसिडर करना है। डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ कह रहे हैं जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करने जाएं तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें। उन्होंने ऑडिट करते समय क्या क्या चीज़ें पाई, क्या वर्किंग पेपर्स हैं, आखिरी में रिपोर्ट कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें उनको बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो उनको करने चाहिए। प्लानिंग, ऑडिटिंग ऐसा नहीं है सिर्फ ऑडिटर गए कंपनी में और स्टार्ट कर ली ऑडिट, नहीं, इट रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग। इन फैक्ट इन माई फर्म व्हेन वी प्लान फॉर ऑडिट वी डिवाइड द ऑडिट वर्क among colleagues, that what is I am going to check, what is the other person going to check, so it requires planning। तो ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है जो ऑडिटर ऑडिट करते समय यूज करते हैं। ऑडिट एविडेंस, the auditor should obtain sufficient appropriate evidence through performing compliance and procedures। तो ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए, इसी के आधार पे वो लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, राइट। ऑडिट अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज वो फिर आपको हेल्प करेगा ऑडिट प्रोसीजर जानने के लिए, ठीक है ना। तो आपके क्या ऑडिट प्रोसीजर, आप कैसे ऑडिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आप पहले कंपनी का इंटरनल कंट्रोल समझेंगे, उसके बाद आपको काफ़ी मदद देगा। ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन जो आपने ड्रॉ करें एविडेंस है, उसके बिहाफ पे ऑडिटर को एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बनानी है, क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट बनानी है, डिस्क्लेमर, ये डिपेंड करता है। तो ये आपके बेसिक प्रिंसिपल है जो रिपोर्ट बनाते टाइम आपको यूज़ करना है। अब आप कहोगे मैम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, क्वालिफाइड क्या होती है, एडवर्स क्या होती है, डिस्क्लेमर क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी जब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग की। लेकिन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है जो क्लीन है, क्वालिफाइड होती है जिसमें कुछ गड़बड़ है, एडवर्स होती है जिसमें फ्रॉड है, और डिस्क्लेमर होती है जिसमें ऑडिटर कहता है कि मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैंने सब कुछ इसमें देखा कंपनी में, बट मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ दैट आई कांट गिव माई व्यू पॉइंट। अच्छा, अब आप बोलेंगे मैम जब व्यू पॉइंट नहीं दे सकते तो ऑडिट क्यों कर रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, देखिए ऑडिटर जो होते हैं उनको कुछ गलत लगता है, बट दे आर नॉट एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन बिकॉज दे कुड नॉट एबल टू फाइंड, और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट सपोर्ट, दे कुड नॉट गेट टाइम टू कलेक्ट एविडेंस, दे कुड नॉट कलेक्ट एविडेंस, और द एविडेंस आर नॉट रिलायबल। तो वो ना रिपोर्ट में लिख देते हैं डिस्क्लेमर कि हमने कंपनी का ये चीज़ चेक नहीं करी, तो हम इस चीज़ पे कोई व्यू पॉइंट नहीं दे पा रहे, ठीक है, कि ये ठीक है या गलत है। आगे देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है फायदा। द प्रॉब्लम दैट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड व्हेन द मैनेजर रिपोर्ट टू ओनर्स इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिपोर्ट। अगर आप खुद के एम्प्लॉय को बोलोगे कि ऑडिट करे, तो कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट सही है या नहीं, उस पर शक ज़रूर बनता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी खुद की गलती तो नहीं बताएगा। रिपोर्ट में एरर्स हो सकते हैं, वो फ्रॉड नहीं डिस्क्लोज करेंगे, वो मिसलीड कर सकते हैं, डेलिबरेटली मिसलीडिंग कर सकते हैं, जानबूझ के, फेल टू डिस्क्लोज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जान के कुछ इन्फॉर्मेशन दे भी ना, और कुछ रेगुलेशंस को कंफर्म भी ना करे। कंफर्म मतलब फॉलो। इस सब का सॉल्यूशन ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसको ऑडिटर बोलते हैं वही इन्वेस्टिगेट करे और रिपोर्ट तैयार करे। तो ऑडिट के बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस जो ये कॉन्सेप्ट आया ऑडिट का, वो यही था कि कोई इंडिपेंडेंट पर्सन करे। इंडिपेंडेंट मतलब जो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, इंडिपेंडेंट पर्सन को ऑडिट करनी चाहिए। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फायदे हैं जो हमें ऑडिट में मिल सकते हैं। अगर आपकी कंपनी ऑडिट करा रही है इंडिपेंडेंट ऑडिटर से, तो आपको ये सारे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे मिल सकते हैं। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट करती है वो अकाउंट जो ऑडिटेड होते हैं। बोरोइंग अगर आप करते हैं, कल को आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाए, बैंक जाए, तो बैंक जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा और देखा गया कि ऑडिटेड है, चेक्ड है, हाँ तो तसल्ली नहीं है, हाँ तो तसल्ली है फिर। अच्छा एक बात बताइए, मैं कुछ आपको काम दे के जाऊँ, ठीक है, और मैं आपको बोल के जाऊँ कि देखो मेरे घर में सारी चीज़ें चेक कर लो,
अब तुमने चेक कर लिया और तुम मुझे बोला मैम हमने सब चेक कर लिया, आपके घर में कहीं पे भी कुछ भी मिसलीडिंग नहीं है या व्हाटसोएवर, तो मैं जब अपने घर आऊँगी तो मैं ज़्यादा चेक नहीं करूँगी, ठीक है ना। तो वैसे ही जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देने की करता है तो वो अगर वो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं तो वो भरोसा करते हैं और आपको बोरिंग्स देने में इंटरेस्टेड, मतलब आपको मनी लेंड करने में इंटरेस्टेड होते हैं। इंश्योरेंस क्लेम भी ऑडिटेड अकाउंट्स पे अच्छा मिलता है, ठीक है। जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हो जाती है तो वो सेटल कर लेते हैं क्लेम को आसानी से ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स। सेल्स टैक्स पेमेंट ऑडिटेड अकाउंट्स में जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं सेल्स टैक्स अथॉरिटी। बैंक्रप्सी पे कोई एक्शन लेना है तो ऑडिटेड अकाउंट्स अगर है तो आराम से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो ऑडिटेड अकाउंट्स का मतलब होता है दैट दीज अकाउंट्स आर चेक्ड। इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जल्दी डिस्कवर कर लेते हैं एरर्स एंड फ्रॉड्स। मतलब कंपनी के अंदर की मैनेजमेंट की बात करी जाए तो ऑडिट उनको क्या फ़ायदा देता है, मतलब अगर आपकी कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट हो चुकी है तो कंपनी के इनर मैनेजमेंट को इस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस मिलेगा वो यहाँ पे बता रहे हैं। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा वो आपको बता दिया। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट की तरफ से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ देखिए एम्प्लॉयज़ पे मॉरल चेक हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ कितने विजिलेंट हैं, क्या कंप्लेन आ रही है, तो ये सब पता चल जाता है। मैनेजमेंट को एक एडवाइस मिल जाती है ऑडिटर की तरफ से क्योंकि ऑडिटर आपको टेक्निकल पॉइंट्स सब कुछ बताते हैं, तो वो आपको एडवाइस तो नहीं देते हैं बट कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट कितनी सच्ची है, उन्होंने रिपोर्ट में क्या लिखा है वो आपको काफ़ी एक तरह से आपको सतर्क कर देता है। यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंट्स यूनिफॉर्म है या नहीं, ये तो नहीं एक साल कुछ और थे अगले साल अलग ही लग रहे हैं, तो इससे आपको डिस्क्रिपेंसी के बारे में पता चल जाता है। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है मे बी क्या एरर आ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ चेंज, कि एक साल कुछ और था अगले साल कुछ और है। एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फ़ायदा मिल सकता है कि आपके जो अकाउंट सेटल है वो आप कोई डिसीज पार्टनर है कोई छोड़ के जा रहा है तो आप आराम से उसके अकाउंट को सेटल कर पाएंगे बिकॉज योर अकाउंट्स आर ऑलरेडी चेक। तो जो निकल रहा है मतलब जिसकी डेथ हो गई है या जो कंपनी से निकल रहा है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अकाउंट्स आर ऑडिटेड। आपके एसेट्स और गुडविल को आप आराम से वैल्यूएशन कर सकते हैं बिकॉज आपके जो अकाउंट्स है वो ऑलरेडी ऑडिट हो चुके हैं बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। तो आप अगर एसेट्स या गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं तो आसानी रहेगी। आप ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे कंपनी का फ्यूचर ट्रेंड भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये भी एक फायदा है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेंड, राइट। आगे है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। अब आप कहोगे मैम सिग्निफिकेंस ऑडिट भी सेम था, एडवांटेजेस का भी यही मतलब है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एंड एडवांटेजेस? सिग्निफिकेंस इज ब्रॉड, एडवांटेजेस थोड़ा नैरो होता है, वो एक जनरल बात करता है, और जो सिग्निफिकेंस होता है वो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक ब्रॉड बातें करता है हेडिंग्स के अंडर, ठीक है ना। एडवांटेजेस जनरल पॉइंट आउट करता है फायदे जो ऑडिट के हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला एडवांटेज, ऑडिट एक ऐसा टूल है जो स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्शन दे सकता है कि हाँ अगर देखिए अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया है और अगर वो उसके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं तो मेरे को भरोसा रहेगा कि मेरा पैसा प्रॉपरली चेक्ड हो रहा है। ऑडिट एक खाली करेक्टिव मेजर नहीं बट एक डेटरेंट इफेक्ट देता है। इट सर्व एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। आपने ऊपर भी देखा था कि आपको एक खाली करेक्टिव मेजर लेने में हेल्प नहीं करता पर एक ऐसा डेटरेंट इफेक्ट मतलब एक चेंजिंग इफेक्ट देता है जो आपके एम्प्लॉयज़ को भी चेक करने में आसानी देता है। एम्प्लॉयज़ अलर्ट रहते हैं तो वो कुछ गलत करते भी नहीं है। ऑडिट अकाउंट्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं, गवर्नमेंट भी उनको रिलाय करती है, भरोसा करती है। इससे आप डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज या लॉस आप डिटेक्ट कर सकते हैं अपने ऑडिटेड अकाउंट्स के बिहाफ पे। ऑडिटेड अकाउंट्स आर मोर रिलायबल एंड यूजफुल ड्यूरिंग कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो जब कंपनी रीस्ट्रक्चर कर रही है, मर्ज कर रही है, अमालगमेट कर रही है तो ऑडिटेड अकाउंट्स काफ़ी मदद देते हैं। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट भी इन्हीं अकाउंट्स पे भरोसा करते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अकाउंट्स को सेटल करने में बिटवीन पार्टनर्स और कोई भी डिस्प्यूट को अवॉइड करते हैं। तो ये एक्चुअली फ़ायदे सिग्निफिकेंस से लिए गए हैं, तो वो आपको एक ब्रॉड एक समराइज करके बताए गए एडवांटेजेस में। यहाँ कह रहे हैं लिमिटेशन क्या है, क्या नुकसान है ऑडिट करने का। यहाँ कह रहे हैं वैसे तो गाइडलाइंस दी गई हैं ICAI द्वारा पर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जो हो सकती है, वैसे ये जनरली होती नहीं है
लेकिन फिर भी सिर्फ बताने के लिए कि कोई लिमिटेशन है यहाँ पे बताई जा रही है। एन ऑडिट डज नॉट गारंटी, ये गारंटी नहीं करता कि सारी मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो हैं वो डिटेक्ट हो गई हैं। ऑडिट गारंटी नहीं करता कि जितनी भी मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट मतलब जो गलत स्टेटमेंट है जानबूझ के या गलती से हुई है वो डिटेक्ट हो गई है, ऐसी गारंटी नहीं देता। क्यों गारंटी नहीं देता? क्योंकि जो ऑडिटर हैं वो ऑडिट करते समय सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग मतलब सैंपल पिकअप करते हैं और उसको चेक करते हैं। शायद सैंपल पिकअप करने की वजह से वो सारी चीज़ें चेक नहीं करते, तो सारी चीज़ों में कुछ रह भी सकता है, इसलिए वो गारंटी नहीं करते। क्या रीज़न है कि वो गारंटी नहीं करते? एक बार यहाँ पे देखिए, टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट, क्योंकि जिस तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं सैम्पलिंग, वो एक रीज़न है कि सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती, तो गारंटी नहीं कर सकते। ऑडिट एविडेंस जो अवेलेबल है वो सिर्फ परसुएसिव है, उस पर कंक्लूजन नहीं लिया जा सकता। जो इनहेरेंट लिमिटेशन, ऐसे कंपनी का इंटरनल कंट्रोल ही खराब है, मैनेजमेंट की पोजीशन ओवरराइड कंट्रोल्स हैं, तो इस रीजंस की वजह से हम गारंटी नहीं कर सकते कि जो ऑडिट करी रिपोर्ट तैयार है वो उसने सारे फ्रॉड डिटेक्ट करें। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इज नथिंग बट अ सस्पिशन। सस्पिशन मतलब शक। सस्पिशियस नेचर जो होती है ना ऑडिटर की, वो ये होती है दैट समथिंग रॉन्ग। दिस बिहेवियर ऑफ ऑडिटर हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या क्या मैटर्स है जिसमें मिस स्टेटमेंट हो सकता है, क्या क्या सर्कमस्टांस है जो ऑडिटर को सस्पेक्ट करने पर मजबूर करते हैं, और मैनेजमेंट से क्या क्वेश्चन पूछना है। ये सब एक ऑडिटर की स्केप्टिज्म की वजह से होता है। स्केप्टिज्म का मतलब होता है समथिंग इज रॉन्ग, और हमें कहीं ना कहीं अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ गलत हो सकती है, कौन सी चीज़ में फ्रॉड हो सकता है, कौन सी चीज़ मिस स्टेटमेंट हो सकती है। ये नुकसान इसलिए है कि इस चीज़ की वजह से हम कभी कभी उन चीज़ों को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं जो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है जो ऑडिटर की नेचर की वजह से ऑडिट में देखी गई है। मटीरियलिटी एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का भी। ऑडिटर को कंटिन्यूसली जज करना पड़ता है कि क्या चीज़ मटेरियल है या नहीं। ये ऑडिट प्लानिंग के समय ही वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, तो उसी को इन्फ्लुएंस करते हैं उनका इकोनॉमिक डिसीजन। अब एक बात बताइए, जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं हम ये चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि कौन सी चीज़ें मटेरियल है और कौन सी चीज़ें मटेरियल नहीं है। मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंट, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर कितनी बार इन्हीं चीज़ों में जजमेंट करते रहते हैं, इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, और इन्हीं चीज़ों के ये बेसिक है, क्योंकि क्या चेक करना है क्या नहीं करना ये मटीरियलिटी पे ही डिपेंड करता है। जितनी चीज़ ज़्यादा मटीरियल है उतना ज़्यादा चेक करेंगे, जो चीज़ इममटीरियल है उसको चेक नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो ये बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसएडवांटेज ये इसलिए क्योंकि कभी कभी जिस चीज़ को आप मटीरियल समझते हैं वो आपको नुकसान मतलब मिस स्टेटमेंट नहीं बताती, लेकिन जिस चीज़ को आपने इममटीरियल सोच के छोड़ दिया क्या पता उसी में फ्रॉड छुपाओ, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो सकती है। आगे देखिए, ऑडिटर्स एंगेजमेंट, दिस इज अनदर न्यू टॉपिक विच इज ऑडिटर्स एंगेजमेंट। ये कहता है एंगेजमेंट क्या है। एंगेजमेंट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटिंग। अब एक बात बताइए, मैं आपकी कंपनी की ऑडिटर हूं तो मैं ऑडिटर कहलाई जाऊंगी, आप मेरे क्लाइंट है तो आप क्या हैं, ऑडिटी, और हम दोनों के बीच में जो लेटर साइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या कहलाया जाएगा, ऑडिटर्स एंगेजमेंट। इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है कंपल्सरी ऑडिट, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है क्या स्कोप है ये तो क्लियरली लॉ में ही मेंशन होता है। लेकिन जो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट होती हैं जो कंपल्सरी नहीं है उनमें थोड़ी मतलब एम्बिग्यूटी या फिर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना। क्या पता क्लाइंट को फॉर एग्जांपल कोई इंप्रेशन है कि आप ये काम करेंगे और क्या पता आप वो काम करेंगे ही नहीं। इसलिए देयरफॉर इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट इट इज इंटरेस्ट ऑफ बोथ ऑडिटर एज वेल एज क्लाइंट कि वो एक एंगेजमेंट करे और एक लेटर में उसको रिड्यूस करे बाय
मेकिंग ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर सिग्निफाई करता है एक तो कंफर्मेशन कि ऑडिटर ने कंफर्मेशन दी है काम को, वो क्या क्या काम एक्सेप्ट कर रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या होगा, उसकी फीस कितनी होगी, और उसके बाद क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखा होता है। ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज नथिंग बट इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड हिज क्लाइंट्स, ऑडिटर एंड ऑडिटी। ऑडिटी वो कंपनी होती है जो ऑडिटर को अपॉइंट करती है, ऑडिटर वो प्रोफेशनल होता है जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया ऑडिट करने के लिए। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बोलते हैं, राइट। आगे देखिए, ऑल्दो द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द लेटर, मतलब देखिए मैं ऑडिटर हूँ, आपने मुझे अपॉइंट करा अपनी कंपनी में ऑडिट करने के लिए, मुझे एक कंपनी ABC है उन्होंने भी अपॉइंट करा, एक कंपनी XYZ है उन्होंने भी अपॉइंट किया, तो अब तीनों के साथ मैं अलग अलग एंगेजमेंट लेटर तो ज़रूर करूँगी, ठीक है। लेकिन आपके साथ जो एंगेजमेंट लेटर कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है उसमें वही टर्म्स एंड कंडीशन हो जो मैं ABC के साथ लेटर साइन कर रही हूँ या XYZ के साथ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ कह रहे हैं ऑल्दो द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर डिफर फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट बट इन जनरल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, किस चीज़ के लिए और हम क्यों ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या उसका स्कोप है, वो होता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। उसके बाद मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मतलब जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो मैनेजमेंट उसका साथ कैसे देगी वो लिखा है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। क्या क्या लिमिटेशन है ऑडिट की और क्या क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो अनडिस्कवर्ड रह गई है वो भी हो सकता है हो, क्या क्या सर्विसेज इंटरनल ऑडिटर दे चुके हैं और अदर एक्सपर्ट्स देते हैं वो भी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखा होता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट कंफर्मेशन लेटर वो भी उसमें होता है। ऑडिटर की क्या लायबिलिटी की रिस्ट्रिक्शन है वो भी होता है। कैसे ऑडिट फीस तय होगी वो भी लिखा होता है। क्या क्या रिपोर्ट और कब दी जाएगी वो भी लिखा होता है। तो आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, आपने बड़े सिंपल लिखा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज अ लेटर इन राइटिंग बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटी। दिस लेटर वॉज फॉर्म टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटी। फिर अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को ऑडिटर समझिए, सामने वाले को ऑडिटी समझिए और ये सोचिए कि अगर मैं सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी बताओ। आप खुद सोचो, आप ऑडिटर हो, मैं कंपनी हूँ, मैंने तुम्हें अपॉइंट किया, तो हमारे लेटर में ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले आप ऑडिटर होकर ये जानना नहीं चाहते कि आपका क्या क्या काम है, क्या क्या स्कोप है आपका। अब आप कहोगे मैम पता है हमें, हम ऑडिटर हैं, हमें सब कुछ चेक करना है, हमें कोई लेटर में थोड़ा लिख के देगा। येस यू आर राइट कि आपको कोई लिख के नहीं देगा, बट फिर भी हम स्कोप मेंशन करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या स्कोप है वो लॉ में लिखा है, लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट का क्या स्कोप है वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में होना चाहिए, राइट। क्या फीस होनी चाहिए ऑडिटर की, ऑडिटर कब क्या काम करेगा, रिपोर्ट कब बताएगा, ऑडिटर की लायबिलिटी क्या होगी, वो सब बातें जो आप एक जनरल सोचते हो वही सारी बातें आएंगी। तो बड़ी बार जब आप पढ़ाई करते हैं, आप अगर समझ के लर्न करेंगे तुरंत याद होगा आपको। लर्न करके रटेंगे मुश्किल है कि आपको ये याद रहेगा। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, कंपैरिजन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट इंटरनल ऑडिट का मैं मतलब आपको बताऊं, फिर हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे। एक्सटर्नल ऑडिट मीन्स जब आप बाहर से एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं। इंटरनल ऑडिट इज समथिंग जो आप कंपनी का एम्प्लॉय ही कंपनी की ऑडिट कर देता है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे शेयर होल्डर है कंपनी में। एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर पर्टिकुलर स्टैच्यू, स्टैच्यू का मतलब होता है लॉ, तो एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर ही एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। दे आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। इंटरनल ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है मैनेजमेंट द्वारा। जो इंटरनल ऑडिटर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं एंड दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटर वो होता है जो बाहर से अपॉइंट करा गया, इसलिए अपॉइंट कर रहे हैं क्योंकि लॉ में लिखा है, इसलिए हम उनको अपॉइंट कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर कहीं लॉ में नहीं लिखा, हम उनको अपनी कंपनी में ही एम्प्लॉय को ही अपॉइंट कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर।
अच्छा, अब इंटरनल ऑडिटर हम क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? जब बाहर से कोई ऑलरेडी आने वाला है चेक करने, तो हम इंटरनल ऑडिट क्यों करा रहे हैं? वो इसलिए कराते हैं ताकि हम डे टू डे वर्किंग में भी या डे टू डे में भी हम फ्रॉड ना निकालें। मैं आपको बताती हूँ, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी ने अपनी ऑडिट कराई, लॉ में लिखा है कि ऑडिट कराना कंपलसरी है, तो इन्होंने ऑडिट कराई और एक फर्म को बुलाया, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को बुलाया, एक्सटर्नल ऑडिट कराई, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट करते समय इन्होंने देखा कि ऑडिटर्स ने बहुत सारी मिस्टेक्स, एरर्स, फ्रॉड, ये सब डिटेक्ट किया और रिपोर्ट तैयार कर दी। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट तक पहुंच गई और ये रिपोर्ट के बारे में दुनिया को पता चल गया। अब मुझे बताओ ABC का क्या नुकसान हुआ? पैसे का नुकसान, इन्वेस्टर्स को ये रिपोर्ट देख के उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वापस ले ली। इमेज का नुकसान, आपका जो फेम था वो खराब हो गया। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो कंपनी होती है वो इंटरनल ऑडिटर को भी अपॉइंट करती है कि बाहर से कोई आके गलती निकाले, सच्चे एम्प्लॉयज़ भी गलती मतलब इंटरनल ऑडिटर भी गलती निकाल दे, ताकि हम आगे के लिए थोड़े से प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। अब आप कहोगे जब आपको इतना ही डर है गलतियों का, तो आप एक्सटर्नल ऑडिटर को बुलाओ ही मत, ना बजेगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, बुलाओ ही मत, तो वो रिपोर्ट ही नहीं बनाएगा। बात सही है, बिल्कुल मत बुलाओ, ठीक है ना। लेकिन ये लॉ में लिखा है कि ऑडिट कराना कंपलसरी है, ऑडिट रिपोर्ट जाती है ROC को, गवर्नमेंट को जाती है, तो फिर करवानी तो पड़ेगी ऑडिट। आगे देखिए, जो एक्सटर्नल ऑडिटर का काम है वो तो उसके लॉ में लिखा है, स्टैच्यू में, मतलब एक्ट में लिखा है, लॉ में। इंटरनल ऑडिटर का क्या काम होने वाला है वो मैनेजमेंट उनको डिफाइन करेंगी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बताएगी। यहाँ एक्सटर्नल ऑडिटर का मेन कंसर्न होता है कि उनको रिलायबल एविडेंस मिले ताकि वो अपना एक ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे सके। इंटरनल ऑडिटर्स का मेन काम होता है पॉलिसीज को फॉलो करना, रूल्स प्रोसीजर को, और जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको देखना। एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्टली ओनर्स को रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसी आउटसाइडर को नहीं देते, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट थर्ड पार्टीज को भी जा सकती है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन है। अब अगला टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, ये टॉपिक जरा नजर मारिए। ये टॉपिक क्या कह रहा है? हमने शुरू से पढ़ा है कि जो ऑडिटर होता है उसका मेन काम होता है ट्रू एंड फेयर व्यू देना रिपोर्ट में, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आके चेक कर रहे हैं वो किस हद तक ट्रू और फेयर है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग। फंडामेंटल इसलिए क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है। ट्रू एंड फेयर का ऑडिटर रिपोर्ट में ये सिग्निफाई करता है कि जो ऑडिटर है उसने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करा है कि जो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स और रिजल्ट्स हैं वो किस हद तक ट्रू और फेयर हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ट्रू एंड फेयर, क्या होता है ट्रू एंड फेयर? ये ऑडिटर की जजमेंट बताती है कि ये कंपनी ट्रू एंड फेयर है या नहीं। इन मोर स्पेसिफिक टर्म्स, टू एंश्योर ट्रू एंड फेयर, ऑडिटर को अगर ये बताना है रिपोर्ट में कि ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं, तो उसको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। उसको ये चेक करना पड़ता है कि एसेट्स अंडर वैल्यू तो नहीं है या ओवर वैल्यू तो नहीं है। मतलब आपने किसी एसेट को 10 लाख या 15 लाख बताया हुआ है, या 15 लाख है तो उसको 7 लाख बताया हुआ है। कोई मटेरियल एसेट ऐसी तो नहीं है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं। कोई ऐसा चार्ज, अच्छा चार्ज का मतलब होता है जैसे मैंने कोई अपनी एसेट गिरवी रखी तो उसको बोलेंगे कि चार्ज हुआ हुआ है एसेट पे। मटेरियल लायबिलिटी तो नहीं है कंपनी की जो अकाउंट्स में है ही नहीं। P&L है वो प्रॉपरली पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द बैलेंस शीट प्रिपेयर है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से या नहीं। अनयूजुअल एक्सेप्शन या नॉन रेकरिंग आइटम्स तो नहीं बार बार आ रही हैं। अच्छा, अगर मुझे ये जानना है ट्रू एंड फेयर है या नहीं, तो पहले तो मैं ये देखूंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया नहीं बनाए, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाई तो नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गलत तो नहीं बताया गया, या जो बैलेंस शीट है P&L है वो प्रॉपर शेड्यूल्स और पार्ट 2, 3 के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो छुपाई या ओवर वैल्यू करी जा रही है। ये सारी चीज़ें मुझे बताएंगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। ट्रू एंड फेयर बताना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऑडिटर का काम यही है कि वो फाइनेंशियल अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू बता सके, मुझे बता सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं अपनी रिपोर्ट में। तो उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है ट्रू एंड फेयर क्या होता है, और ट्रू एंड फेयर पहचानने के लिए किन 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 चीज़ों को चेक करना है।
राइट। सो ये सारी चीजें ऑडिटर चेक करते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करने के लिए। आगे देखिए, आगे हमारा है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लानिंग करने के लिए और ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए। डू यू अग्री? सबसे पहले तो मैम अग्री तब करेंगे जब मटीरियलिटी का मतलब पता चले। मटीरियलिटी एक छोटे से पब्लिशर के लिए टाइपराइटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। एक छोटे से पब्लिशर के लिए टाइपराइटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। लेकिन फॉर अ बिग कंपनी लाइक रिलायंस, फॉर अ बिग कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इनके लिए ये एक नॉर्मल एक्सपेंस की तरह हो सकता है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि एक कंपनी में कौन सी चीज मटेरियल है और कौन सी चीज इमटेरियल है। वो कंपनी के नेचर पे डिपेंड करती है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। और ऑडिटिंग करते समय हम हर चीज को चेक नहीं कर सकते, तो हमें मटेरियल चीजों को पकड़ना पड़ता है। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जिस चीज में गलती हो सकती है, उन चीजों को पहचान के ऑडिट करनी पड़ती है। एक और चीज, मैं ऑडिटर हूं आपकी कंपनी की, आपकी कंपनी में कौन सी चीज मटेरियल है वो देखना मेरा काम है, तभी मैं ऑडिट करूंगी। मैं एक और कंपनी की ऑडिट कर रही हूं, जरूरी नहीं है जो चीजें आपकी कंपनी के लिए मटेरियल हो उनकी कंपनी के लिए भी मटेरियल हो। उनकी कंपनी के लिए क्या पता वो चीज इमटेरियल हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट ही ना हो। जो चीजें मैं ध्यान से आपकी कंपनी में चेक कर रही हूं, क्या पता उनकी कंपनी वो चीज इतनी लाइट, मतलब इतनी इमटेरियल है कि मैंने उसको इग्नोर ही कर दिया। तो जब मैं प्लान करती हूँ ऑडिट मतलब कि मुझे कैसे प्रोसीड करना ऑडिटिंग में, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट आई हैव टू सी कि कौन सी चीज मटेरियल है या नहीं। तो यहां देखिए, मटेरियलिटी इज वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हर स्टेज में देखा जाता है, चाहे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ऑडिट करते समय, तो आपको जज करना पड़ता है कौन सी आइटम मटेरियल है और कौन सी नहीं। तो क्या मेन फैक्टर्स होते हैं ये कंसिडर करने के लिए कि कौन सी चीज मटेरियल है या नहीं। पहला, इंडिविजुअली मतलब एग्जांपल पेमेंट ऑफ 1000 मे बी मटेरियल इन स्मॉल बिजनेस, पर बड़े बिजनेस में 1 लाख भी कुछ मायने नहीं रखता, तो आपको इंडिविजुअली उसको मॉनेटरी वाइज में देखना पड़ता है। एग्रीगेट, आप जब टोटल इनकम निकालते हैं इन्वेस्टमेंट से, म्यूचुअल फंड, तो ज्यादा मटेरियल दिख रही है आपको देन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। यहाँ कह रहे हैं आपको कलेक्टिवली चीजों को देखना जरूरी है पहचानने के लिए कि कौन सी चीज मटेरियल है और कौन सी नहीं। लीगल कंसिडरेशन, स्टैट्यूटरी या लीगल की बात करी जाए तो क्या आपने छोटे से मतलब एक होल टाइम डायरेक्टर को रखा है, क्या लॉ के हिसाब से रखा है या नहीं रखा है। अगर रखा है तो गुड, नहीं रखा तो इसका मतलब कुछ गलत है। और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट मटेरियल आइटम है या नहीं, इसको पहचानना जरूरी होता है। लीगल डेफिनेशन के हिसाब से अब यहाँ पे कह रहा है शेड्यूल 3 रिक्वायर्स सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ आइटम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 1% ऑफ टर्नओवर और टू राइट ऑफ कैपिटल एसेट परचेज फॉर लेस देन 5000। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो कानून ही हमें बता देता है कि इसको चेक करो। जब मैंने बोला है कि इस आइटम को सेपरेटली कंसिडर करना है अगर वो 1% से ऊपर है तो जब कानून में लिखा है तो चेक करना जरूरी है, फिर अपना दिमाग नहीं लगाना। तो कुछ मटेरियल या है या इमटेरियल, ये लीगल डेफिनेशन पे भी डिपेंड करता है। ओवरऑल उस चीज का क्या इम्पैक्ट है, अगर किसी चीज का इम्पैक्ट कंपनी पर ज्यादा है तो वो मटेरियल चीज है, कम है तो वो इमटेरियल है। क्वालिटेटिव, एक कंपनी के लिए एक पर्टिकुलर चीज कितने एक्सटेंट तक क्वालिटेटिव है, कितने एक्सटेंट तक उस पर इम्पैक्ट करती है, कितने एक्सटेंट तक वो क्वांटिटेटिवली इम्पैक्ट करती है, ये सारी चीजें मदद करेंगी जानने के लिए कि ये चीज मटेरियल है या नहीं। अगर कोई इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी है, जैसे ये 0.6 है, 0.67, तो दैट डजंट मैटर, ये चीज इमटेरियल है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर को ये जानने के लिए कि कौन सी चीज मटेरियल है और कौन सी चीज मटेरियल नहीं है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उस चीज को जिसको आपको पहचानना है कि ये मटेरियल है या नहीं, उसको इंडिविजुअली देखो, उसको सबके साथ देखो, उसका इम्पैक्ट देखो, उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखो, उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखो, लॉ में उस चीज के बारे में क्या बोला गया वो देखो। चाहे एक छोटी सी चीज है, लेकिन अगर लॉ ने कहा है कि इसको चेक करना है तो करना है। तो आपको बहुत सारी फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी चीज मटेरियल है और कौन सी चीज मटेरियल नहीं है।
राइट और ये बात बहुत ही ज़रूरी है ऑडिटर के लिए, ऑडिट करते समय। अंडरस्टैंड। आगे जो अगला टॉपिक हमारा है वो है डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज और उनके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ऑडिट इज नथिंग बट टू चेक अकाउंट्स, तो अकाउंट्स को चेक करना है तो उनके पॉलिसीज के बारे में तो पता होना चाहिए। तो इसको हम अगले सेशन में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं इनको रिवाइज करते रहिए, और अगर आपको क्लासेस करनी है यू कैन परचेज दीज क्लासेस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड प्लीज़ गाइज आप ऑडिट को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, 50 मार्क्स का वेटेज है इसमें, ये पूरे पेपर में आपको हेल्प कर सकता है अकाउंट्स एंड ऑडिट में। ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन टेक माई नंबर एंड कंसल्ट मी एंड टॉक टू मी। आई हैव ऑलरेडी गिवन माई नंबर इन द प्रीवियस वीडियोज, अगेन आई एम गिविंग माई नंबर इज 9811415493. So in case of any doubt you have, anything you want to ask, you can WhatsApp me on this number, right? So see you guys in the next session. Till then, please study hard and stay safe. Thank you so much.